इस समाज को बीमारी क्या है, क्या परेशानी है उसे? जमावड़ा है रिश्तेदारों का, परिवार का और स्वयं अस्पताल का। अतिरिक्त प्रयास नहीं करेंगे इस बात का कि आप डाइवर्सिटी की इज्जत करेंगे, अपने से भिन्न लोगों को बेहतर मानेंगे, स्त्रियों को भी मनुष्य मानेंगे, उनको भी बराबर मानेंगे। जहां भी अपने से भिन्न लोग देखें, कोशिश करें जानने की कि आप उन्हें अपने से भिन्न क्यों मानते हैं। नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका फिर से स्वागत है। आप जो लगातार प्रेम, लगातार सपोर्ट इस चैनल को दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फिर मैं आपके सामने हूं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। यह महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी समाज में अलग अलग लोगों की, अलग अलग समुदायों की, अलग अलग पहचानों की जो सोशल कंडीशनिंग होती है, हिंदी में शब्द है अनुकूलन होता है, सामाजिक अनुकूलन, उस पर चर्चा करने के लिए है। मेरा प्रिय क्षेत्र है। क्लासरूम में पिछले 15 सालों से मैं लगातार हर सेमेस्टर दरअसल यानी कि साल में 2 बार इस विषय को पढ़ाता रहा हूँ। मुझे बेहद प्रिय है और मैं समझता हूँ कि ये एक संवेदनशील समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी विषय है कि हम ये समझें कि समाज में कैसे वे प्रक्रियाएं घटित होती हैं जिनसे लोगों के मन में स्वयं अपने विषय में और अन्य लोगों के उनके मन में उनके विषय में राय स्थिर होती है। आज की क्लास में या आज की बातचीत में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, जिसे हम सोशलाइजेशन, समाजीकरण या फिर सामाजिक अनुकूलन, सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। आज हम इस पर चर्चा करने की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत इसलिए कह रहा हूं कि हम इसके अलग अलग पक्षों पर बाद में भी बातचीत करेंगे। बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैं क्लास में शुरू करता हूं कि आपको कभी ना कभी तो मौका मिला होगा कि आप हॉस्पिटल के लेबर रूम के बाहर खड़े हो। लेबर रूम यानी कि जो प्रसव कक्ष होता है, वह कक्ष जहां बच्चों का जन्म होता है। आप जानते हैं कि उसके बाहर उस जो स्त्री बच्चे को जन्म दे रही है, उनके रिश्तेदार, उनका पति और दूसरे लोग खड़े होते हैं इस उम्मीद में कि कोई समाचार आएगा। अगर आप कभी किसी लेबर रूम के बाहर खड़े हुए हैं तो याद कीजिए कि पहला संकेत जब बच्चे के जन्म का मिलता है तो परिवार के लोगों से क्या कहा जाता है। आमतौर पर नर्स या वार्ड बॉय बाहर आते हैं और परिवार के लोगों से कहते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे के कपड़े ले आइए। यानी बच्चे का जन्म होते ही यह जो जमावड़ा है रिश्तेदारों का, परिवार का और स्वयं अस्पताल का, उसकी जो पहली चिंता है वो बच्चे को कपड़े पहनाना है। जरा सोचिए ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आज की बातचीत का एक अहम हिस्सा है। ये इसलिए भी है क्योंकि अगर आप इस बच्चे के जन्म वाली बात को किसी व्यक्ति के आखिरी क्षण यानी कि मृत्यु वाली बात पर ले जाएं, तब भी आप पाएंगे कि उसके साथ वही होता है जो बच्चे के साथ हुआ। यानी कि बच्चे को जो सबसे पहले काम किया गया वो क्या? कपड़े पहनाना। और व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ जो अंतिम काम हुआ वो क्या? कपड़े पहनाना, उसे कफन पहनाया जाएगा। आखिर इस समाज को बीमारी क्या है, क्या परेशानी है उसे? वह लगातार इस बच्चे को कपड़े पहनाने पर क्यों उतार हुआ है, या इस व्यक्ति को, मनुष्य को कपड़े पहनाने पर क्यों उतार हुआ? आखिर समाज का इसमें क्या स्वार्थ है कि इस समाज में रहने वाले लोग कपड़े पहने? क्या वजह होगी? क्योंकि याद कीजिए कि छोटा बच्चा कपड़े पहनना नहीं चाहता और ये उसकी प्राकृतिक स्थिति नहीं है कपड़े पहनना। अगर कपड़े पहनना मनुष्य की प्राकृतिक स्थिति होती, जैसे कि ध्रुवीय भालू की है, तो वो कपड़े पहन कर आता। मनुष्य उद्विकास की प्रक्रिया में कभी भी बल्कि उसके बाल कम होते गए, तो यानी प्राकृतिक जरूरत तो नहीं है कपड़े पहनना। इसलिए ये कहना कि जिन्हीं मौसम से बचाता है इत्यादि इत्यादि, ये सेकेंडरी बात है। समाज क्यों बच्चे को कपड़े पहनाने पर उतारू है? ये इसलिए क्योंकि समाज का जो व्यवहार है
समाज में जो स्वीकृत व्यवहार है वह यह है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कपड़े पहनने होते हैं। इसलिए जब बच्चा कपड़े पहन नहीं रहा होता तो घर में उसे कहा जाता है, छोटा बच्चा है, अभी सजा नहीं दी जाती, लेकिन कहा जाता है कपड़े बहुत जरूरी हैं, पहन। पूरा परिवार उसे कपड़े पहनाना चाहता है। और थोड़ा बड़ा होने के बाद जब वो कपड़े नहीं पहनता तो उसे कहा जाता है कि कपड़े पहनो, कपड़े न पहनना, नंगे रहना पाप है। यहां एक और संस्था आ गई। पहले परिवार उसको ये व्यवहार को एक पर्टिकुलर तरीके से नियंत्रित करना चाहता है, और परिवार का जब काम नहीं चलता तो वो क्या कहता है, पाप है। यानी कि एक और दूसरी संस्था आ गई, धर्म। पाप और पुण्य कहां से आते हैं? धर्म से आते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा, 3, 4, 5 साल तक पहुंचता है, उसे यह अच्छे से समझा दिया जाता है कि कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वह कपड़े नहीं पहनेगा तो मजेदार बात है कि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। यहां पर एक तीसरी संस्था आती है, स्कूल। स्कूल में उसे बताया जाता है कि कहां कैसे कपड़े पहनने। और इन सब के बावजूद मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल ही आए जिसकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है और फिर भी वो कपड़े नहीं पहन रहा, तो आप उसे क्या कहेंगे? तब आप कह देंगे कि यह व्यक्ति पागल है, इसे असाइलम में होना चाहिए, या फिर बाकायदा कानून है जो उसे इस समाज से हटाकर जेल में रख देंगे। यानी कि एक और संस्था आ जाती है, राज्य। अगर आप मेरी पूरी बातचीत को समझे तो आप देख पाएंगे कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि हमारे समाज में कुछ स्वीकृत व्यवहार हैं, और समाज की सारी संस्थाएं मनुष्य के व्यवहार को इन स्वीकृत व्यवहारों में ढालने की कोशिश करती। और अगर वे कोई व्यक्ति इन स्वीकृत व्यवहार में नहीं ढलता है तो फिर उसे सजा दी जाती है। यह सजा परिवार में डांट पड़ने के रूप में जैसी छोटी बात हो सकती है, पाप लगेगा जैसी धार्मिक बात हो सकती है, स्कूल से निकाल दिया जाना, स्कूल से फेल कर दिया जाना जैसी थोड़ी गंभीर बात हो सकती है, या फिर समाज से बाहर निकालकर पागल खाने में या जेल में रख देने जैसी अति गंभीर बातचीत हो सकती है। यानी समाज की तमाम संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को समाज के स्वीकृत व्यवहार के अनुरूप ढालने की कोशिश करती रहती। यह प्रयास, यानी व्यक्ति के व्यवहार को समाज के अनुरूप व्यवहार में ढालना, यही समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहलाता है। और आज की इस बातचीत में हम इसी सोशलाइजेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज किन प्रक्रियाओं से व्यक्तियों को उनके समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार में ढालता है, और फिर यह समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार सबका बराबर क्यों नहीं होता। मसलन स्त्रियों के लिए स्वीकृत व्यवहार एक तरह का होता है और पुरुषों के लिए स्वीकृत व्यवहार दूसरी तरह का होता है। समाज पुरुषों को पुरुषों द्वारा स्वीकृत व्यवहार में डालता है, पुरुषों के लिए स्वीकृत व्यवहार में डालता है, और स्त्रियों को स्त्रियों के लिए स्वीकृत व्यवहार में डालता है। सिमोन द बोवेयर, जो शानदार समाजशास्त्री दार्शनिक हुई हैं फ्रांस से, उन्होंने इसीलिए अपनी पुस्तक में, जो हिंदी में स्त्री उपेक्षिता के नाम से आती है, अंग्रेजी में द सेकंड सेक्स के नाम से, उस किताब में वो ये बात कहती है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। पैदा तो मनुष्य होता है, वो नर हो सकता है, मादा हो सकता है, लेकिन समाज में उसको लेकर क्या अपेक्षाएं होंगी, उसका क्या व्यवहार स्वीकृत होगा, वो कैसे कपड़े पहनेगा, उसे क्या पसंद होगा, क्या नापसंद होगा, वो कैसे मुस्कुराएगा, कैसे क्रोध करेगा, वो रोएगा या नहीं रोएगा, समाज के तमाम व्यवहार स्त्रियों के लिए कैसे होंगे, पुरुषों के लिए कैसे होंगे, ये समाज तय करता है। समाज में पहले से तय है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है अलग अलग प्रक्रियाओं से, जैसे कि कपड़े का उदाहरण हमने लिया, ऐसे ही अलग अलग प्रक्रियाओं से उसे उसमें ढाला जाता है। कभी परिवार ढालता है, परिवार से अकेले काम नहीं चलता, परिवार और धर्म मिलकर ढालने लगते हैं। परिवार और धर्म से काम नहीं चलता तो परिवार, धर्म और शिक्षा मिलकर काम, स्कूल मिलकर ऐसा करने लगता है। लेकिन समाज की सारी संस्थाएं सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं
कि आपका व्यवहार, आप जिस समूह से आते हैं, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, आप क समुदाय से आते हैं कि ख समुदाय से आते हैं, आप क धर्म का पालन करते हैं या ख धर्म का पालन करते हैं, आप क देश के नागरिक हैं या ख देश के नागरिक हैं, इन सब आधारों पर आपके लिए जो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार है उसका एक समुच्चय बना हुआ है, उसका एक सेट बना हुआ है। और समाज तमाम तरीके से कोशिश करेगा कि आप उस व्यवहार के हिसाब से ढल जाए। ये ढलने के लिए कभी तो वह आपको पुरस्कार देगा, कितना प्यारा बच्चा है, अरे कितनी प्यारी बेटी है, वाह वाह, सारी बातें मानती है, देखो कितना शर्मा कर बैठती है। ये सब क्या हो रहा है? ये तारीफ प्रशंसा किस बात के लिए आ रही है? ये रिकॉग्निशन किस बात के लिए है? ये इनाम किस बात के लिए है? कि वह व्यक्ति वैसा व्यवहार कर रहा है जैसा उससे अपेक्षित है। या फिर इसका दूसरा रूप हो सकता है, अगर वो वैसा व्यवहार नहीं कर रहा तो डांट पड़ेगी, निंदा होगी, आलोचना होगी, हो सकता है शारीरिक दंड दिया जाए, स्कूल फेल कर दे। ये सारी प्रक्रियाएं किस लिए? ताकि एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिले कि आपसे जैसा अपेक्षित व्यवहार था, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? व्यक्ति स्वयं को कोशिश कर कर अनायास ही, सायास की जरूरत ही नहीं पड़ी, या तो अनायास या फिर कभी कभी सजा के डर से या फिर कभी इनाम के लोभ से, वही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इसके चलते व्यक्ति अपने व्यवहार को ढाल लेता है समाज के अनुरूप व्यवहार में, और इस प्रक्रिया में एक बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है। वह यह है कि देखिए, कोई भी समाज बने रहने के लिए चाहेगा कि समाज के कुछ नियम कायदे हों और लोग उन नियम कायदों का पालन करें। लेकिन जब यह जिद थोड़ी और व्यापक होती है तो फिर मनुष्य की जो स्वतंत्र चेतना है वो बाधित होने लगती है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि इससे समाज में आपका जो अपेक्षित व्यवहार है उसका एक खाका बन जाता है और इससे आपके प्रति पूर्वाग्रह शुरू हो जाते हैं। आपके समुदाय ने बताया कि आपके समुदाय का, आप जिस धर्म से आप आते हैं उस धर्म का पालन करने वाले लोगों को क ख ग ऐसा व्यवहार करना होता है। आप उन सारे नियम कायदों का पालन करने लगे, इससे आपका व्यवहार उस समुदाय के लोगों के हिसाब से जैसा ढल गया, आप उन जैसे कपड़े पहनने लगे, उन जैसी बातें करने लगे। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, आपके समुदाय को लेकर जो पूर्वाग्रह समाज में हैं वो पूर्वाग्रह आपने पुष्ट किए, इसलिए अब समाज लगातार आपसे यह उम्मीद करेगा या आपके बारे में यह राय रखेगा कि आपका व्यवहार ऐसा है, आपकी मान्यताएं ऐसी हैं, अतः आपका व्यक्तित्व ऐसा है। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह समाजीकरण जो आपके व्यवहार में स्थायी बदलाव लाता है, जिसे हम कंडीशनिंग या अनुकूलन कह रहे हैं, वही समाजीकरण समाज में सोशल प्रेजुडिसेस, सामाजिक पूर्वग्रहों की वजह भी बनता है। हर समाज में सामाजिक पूर्वग्रह होते हैं और वो इसी समाज से पैदा होते हैं, ये समाज उन्हें बनाता है। अमेरिका में लंबे अरसे तक माना गया ब्लैक्स जो है इंटेलेक्चुअली इंफीरियर होते हैं। ये इतना माना गया कि ब्लैक्स को खुद लगने लगा कि वे इंफीरियर होते हैं। और हम पाएंगे कि ये बायसेस का परिणाम ये होता है कि ब्लैक्स भी उस व्यवहार में ढलने लगे जिस व्यवहार में समाज उनसे अपेक्षा करता था कि ये व्यक्ति अश्वेत है, इसलिए ये फिजिकल कामों में तो अच्छा होगा, बौद्धिक कामों में कमजोर होगा। आई एम श्योर आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने उदाहरण जरूर अमेरिका का दिया है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्टली लगभग इसी रूप में हमारे देश में भी चलता है। आखिर इन तमाम सामाजिक संस्थाओं ने तो इकट्ठा होकर बताया ना कि हमारे यहाँ 4 वर्ण होंगे, उस वर्ण में इस वर्ण वाले लोग ऐसे होंगे, उस वर्ण वाले ब्राह्मण ऐसे होंगे, क्षत्रिय ऐसे होंगे, वैश्य ऐसे होंगे, शूद्र ऐसे होंगे। और फिर क्या परिणाम हुआ? फिर यह कंडीशनिंग का स्तर इतना पहुंचा कि एक वर्ण के लोग स्वयं को उस जैसा मानने भी लगे,
व्यवहार भी करने लगे और समाज द्वारा अपेक्षा भी करने लगे समाज से कि वो उन्हें उसी रूप में स्वीकार करे, स्वयं ढल गए। और जाहिर है समाज तो पहले से ही पूर्वाग्रह से भरा हुआ था। तो आप पाएंगे कि यह समाजीकरण जहां समाज को स्थिरता देता है, समाज को बनाए रखता है, समाज को सुनिश्चित करता है कि समाज में अराजकता ना आए, वही समाज में एक तरीके का पूर्वाग्रह, सोशल जो प्रेजुडिसेस हैं, उन्हें भी जन्म देता है। यह स्वाभाविक है, बाद में गैर बराबरी की तरफ जाते हैं। आखिर कोई तो वजह होगी ना जिसके चलते समाज में पितृसत्ता जैसी चीज आकर खड़ी हुई कि समाज में अधिकार जो हैं वो पुरुषों के पास अधिक होंगे और स्त्रियों के पास कम होंगे। समाज में उत्तराधिकार जो है वो पुरुषों के पास जाएगा और स्त्रियों के पास नहीं जाएगा। ये सब पूर्वाग्रह कहां से आए? ये इसी सोशलाइजेशन के प्रोसेस से आए। आप कहेंगे सर मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, वो तो देख सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि उसे ढाल दिया और वो ढल गया। इसके लिए हमें अनुकूलन की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। अनुकूलन या कंडीशनिंग को लेकर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम किया है। मैं अक्सर क्लास में जिसका उदाहरण देता हूं वो पावलो है। पावलो ने, आपको याद होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग का स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला जो उदाहरण है वह दिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट कुत्ते पर किया गया था कि कुत्ते को जब पहले भोजन दिया जाता था तो भोजन देने के साथ किसी एक्सपेरिमेंट में जस्ट पहले घंटी बजा दी गई। अब घंटी बजाने का भोजन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में सलाइवा, जैसे हम लार कहते हैं, वो आती है, जो एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन उससे जस्ट पहले घंटी बजती थी। यानी अब कुत्ते के लिए लगातार ऐसा बार बार हो रहा था, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, घंटी बजती थी, भोजन आता था, उसके मुंह में लार आती थी, घंटी बजती थी, भोजन आता था, उसके मुंह में लार आती थी। 15-20 दिन के बाद ऐसा हुआ कि एक बार घंटी बजी और भोजन नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कुत्ते की प्रतिक्रिया सलाइवा ही थी, लार ही थी। यानी इस कुत्ते ने सीख लिया कि जब भी घंटी बजती है तब भोजन आता है, इसलिए भोजन पर जो प्रतिक्रिया होती थी वो उसकी घंटी पर ही प्रतिक्रिया होने लगी। इसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशन हो गया, अनुबंधन हो गया, यानी कि घंटी और भोजन उसके लिए एक ही हो गया। बिल्कुल यही समाज में भी होता है। समाज में स्त्रियों की, पुरुषों की, दलितों की, क समुदाय के लोगों की, ख समुदाय के लोगों की, ब्लैक्स की, अलग अलग समुदाय के लोगों की कंडीशनिंग होती है। और इस कंडीशनिंग का परिणाम यह होता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से, बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए हुए, अनायास तौर पर, सायास नहीं, अनायास तौर पर व्यक्ति उस व्यवहार में ढल जाता है जिस व्यवहार में समाज, और इस कारण समाज के पूर्वाग्रह और समाज की ताकतें उसे वैसा चाहती है। इसलिए आप पाएंगे कि दुनिया भर के समाजों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह, कभी कभी घृणा, इसी तरह की कंडीशनिंग के परिणाम स्वरूप दिखाई देती है। दुनिया का तमाम गुलामों का व्यापार इसी कंडीशनिंग का परिणाम था। या हमारे अपने देश के उत्तर पूर्व में इस समय जिस किस्म की हिंसा चल रही है, एक छोटे से राज्य में रहने वाले दो समुदाय एक दूसरे के प्रति इतने अधिक अविश्वास से भरे हुए कि वे एक दूसरे की हत्या कर दें, हत्याएं करें, जिनोसाइड्स हो। ये कहां से आता है? ये इन्हीं समाजीकरण की प्रक्रियाओं से आता है जिसमें हम अपने समुदाय को एक रूप में और इससे भिन्न समुदाय को लेकर संदेह और संशय से भरे होते हैं। और ये हमारा सायास किया हुआ काम नहीं है, ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में हुआ काम है। तो ये था समाजीकरण। पर सवाल है कि हम इससे बाहर कैसे आए, हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल। क्योंकि अगर आप में सामाजिक पूर्वाग्रह हैं, इफ यू हैव सोशल प्रेजुडिसेस, it is because of the socialization, and you have socialization because society has certain prejudices. So there is a cycle, एक तरह का चक्रीय तर्क है।
और बिना इस चक्र को तोड़े, जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है, ऐसे ही प्रेजुडिसेस का, पूर्वग्रहों का भी दुष्चक्र होता है। समाज में पूर्वग्रह हैं क्योंकि समाज में पूर्वग्रह हैं। समाज में पूर्वग्रह होते हैं तो इस कारण लोगों का समाजीकरण होता है, तो उनके अंदर पूर्वग्रह और जम जाते हैं। तो हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? किसी भी पूर्वग्रह की तरह जब तक आप उसमें कॉन्शियस डी लर्निंग नहीं करेंगे। गरीबी के दुष्चक्र से कैसे बाहर आते हैं? जब आप उसमें कॉन्शियसली अतिरिक्त निवेश नहीं डालेंगे, तब तक गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ सकते। ऐसे ही जब तक आप प्रेजुडिसेस के इस दुष्चक्र में अतिरिक्त प्रयास नहीं करेंगे इस बात का कि आप डाइवर्सिटी की इज्जत करेंगे, अपने से भिन्न लोगों को बेहतर मानेंगे, स्त्रियों को भी मनुष्य मानेंगे, उनको भी बराबर मानेंगे, दलितों को भी मनुष्य मानेंगे, उनको भी बराबर मानेंगे, ब्लैक्स को मनुष्य मानेंगे, किसी दूसरी संस्कृति के आए हुए लोगों को बराबर मानेंगे, जब तक आप इसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप उस दुष्चक्र में रहेंगे और लगातार आपको लगता रहेगा कि दूसरे समुदाय के लोग तो गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, उन्हें सजा दी जानी चाहिए, उन्हें बराबर नहीं समझा जा सकता, उन्हें इज्जत नहीं की जानी चाहिए। समाज ने आपकी ये प्रोग्रामिंग की है और इससे बाहर आने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस सोशल प्रेजुडिसेस which you should, then please invest in getting out of it. जहां भी अपने से भिन्न लोग देखें, कोशिश करें जानने की कि आप उन्हें अपने से भिन्न क्यों मानते हैं। आप पाएंगे कि आप इन सोशल प्रेजुडिसेस की जो जड़ है, जो बीज है, वो सोशलाइजेशन में पाएंगे, जिस सोशलाइजेशन ने बच्चे के पैदा होते ही उसे कपड़े पहनाने की कोशिश की थी। थैंक यू।